गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल क्लास 10th सोशल साइंस के लिए एक सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए चला रखी है, जिसमें कभी कभी मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं। बच्चों, उसी कड़ी में आज हम लोग कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। बच्चों, देर नहीं करते और पहला क्वेश्चन उठाते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और फेडरलिज्म जो आपका एक चैप्टर था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मुझे इम्पॉर्टेंट लगा। डिसेंट्रलाइजेशन के क्या फ़ायदे होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन बच्चों विकेंद्रीकरण जिसको बोलते हैं, जिसमें कि ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स होती है और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट्स भी होती हैं, तो उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है ताकि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई विवाद ना हो। सबके कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर दिया जाता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चलता है और पावर जो हैं, जो शक्तियां हैं, रूलिंग की जो पावर्स हैं वो एक हाथ में ना हो करके और कई हाथों में होती हैं। तो सबको लगता है कि एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में डिसीज़न मेकिंग में सब लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सबकी बात सुनी जा रही है, पावर्स सब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत अच्छी बात होती है और ख़ास तौर से हमारे देश के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो बच्चों, इसके एडवांटेजेस को देखते हैं हम लोग। आंसर में देखते हैं। आंसर मैं थोड़ा सा जूम को कम कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। पॉइंट नंबर ए है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन करने के पीछे जो आधारभूत सोच होती है, जो बेसिक आइडिया होती है, वो ये होती है कि एक बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो है अच्छे प्रकार से वो लोकल लेवल पे यानी स्थानीय स्तर पर ही होना तय होता है। यानी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके लिए बहुत बड़ी बड़ी सरकारों का होना आवश्यक नहीं है। स्थानीय लोग ही उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं अपने स्तर पे। तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी स्थानीय स्तर पर भी लोगों को शक्तियां दी जानी चाहिए। लोगों को से मेरा अभिप्राय है, मेरा मतलब लोगों से यानी लोकल लेवल पर गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए और उन गवर्नमेंट्स को पावर्स डिलीवर करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बी पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन मेक इट पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन से ये संभव हो पाता है कि लोग, जो आम लोग हैं, वो सीधे सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। बच्चों, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विलेज पंचायत। विलेज पंचायत में आपने सुना होगा बच्चों, विलेज पंचायत में सरपंच होता है। सरपंच कुछ लोग उसको ग्राम प्रधान भी बोलते हैं, कहीं कहीं उसको मुखिया भी कहा जाता है। तो उसमें तुमने सुना होगा ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा जो है उसमें जो मेंबर्स होते हैं, वो जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं उस ग्राम विलेज पंचायत में, वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम सभा की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में उस विलेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। विलेज का जो एनुअल बजट है वो पास किया जाता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ
डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी, लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। बच्चों, लोकल गवर्नमेंट जो है ये सबसे अच्छा तरीका है इस बात को महसूस करने का, या इस उसके महत्व को महसूस करने का, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ही वास्तविक लोकतंत्र छिपा हुआ है ना। लोकतंत्र बच्चों, अगर आप डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और उसमें जनता की भागीदारी न हो, तो फिर वो लोकतंत्र किस बात का। तो विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन बच्चों एक बहुत अच्छा तरीका है लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने का। डी है बच्चों इसका, डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब इससे क्या, इससे एक और बहुत बड़ा फायदा होता है। जब आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, यानी अपनी जो केंद्र सरकार है यानी भारत सरकार है, जो देश की सरकार है, उसने अपनी शक्तियों को बांटा राज्य सरकारों को, और राज्य सरकारों ने भी क्या किया, अपनी कुछ शक्तियों को लोकल गवर्नमेंट्स को डिलीवर किया, बांटा, हैंडओवर किया। तो इससे क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां कुछ कम हो जाती हैं, उनके ऊपर जो बोझ है जिम्मेदारियों का वो कम हो जाएगा। स्थानीय जो मामले हैं वो स्थानीय सरकारें यानी लोकल गवर्नमेंट्स अपने लेवल से सॉल्व कर लेती हैं। ठीक है, इससे रिड्यूस यानी कम हो जाना, बर्डन यानी बोझ, है ना। ई, अब इसका पॉइंट नंबर ई है, डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू विमेन एम्पावरमेंट, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। विकेंद्रीकरण से महिला सशक्तिकरण होता है, महिलाओं को शक्ति मिलती है। कैसे? एज इट प्रोवाइड दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन इन ऑल द लोकल बॉडीज। इससे क्या होता है बच्चों, लोकल सेल्फ रूल में, लोकल गवर्नमेंट्स में 1/3 जो सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यानी चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो या विलेज पंचायत के लेवल, रूरल एरिया में पंचायत और ब्लॉक समिति और जिला पंचायत वगैरह के जो इलेक्शन हो, उसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, महिला उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है महिलाओं की जो भागीदारी है खास तौर से राजनीति में, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसका एफ पॉइंट है, इट हेल्प्स टू कंसंट्रेट ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल और स्टेट इंपॉर्टेंस इन अ बेटर वे। और इससे क्या होता है बच्चों कि डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि बहुत सारे जो मैटर्स हैं, बहुत सारे जो मामले हैं, वो नेशनल और स्टेट लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से जो नेशनल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनको सॉल्व करती हैं, अपना ध्यान लगाती हैं। क्यों? क्योंकि लोकल जो और छोटे मोटे फैसले होते हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन करने के कारण लोकल गवर्नमेंट्स जो है बहुत अच्छी तरीके से उनको संभाल लेती हैं, हैंडल कर लेती हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, एनलिस्ट, सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको एंड लिस्ट नहीं बल्कि ये एनलिस्ट है, ENLIST, एनलिस्ट एंड डिस्क्राइब द 5 मेजर पोर्ट्स सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग साइड द अरेबियन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, कभी वेस्टर्न कोस्ट तो कभी ईस्टर्न कोस्ट के जो मेजर सी पोर्ट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन आता है। अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट में यानी हमारे जो पश्चिमी तटीय जो समुद्री सीमा है उसमें जो 5 बड़े पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, उनके बारे में आप बताइए, डिस्क्राइब करिए। ठीक है, इसको पहला देखते हैं बच्चों। ये आपका, ये मैं मैप आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो आप, इसमें सारे जितने भी मेन पोर्ट्स हैं, जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल में साइड में और वेस्टर्न कोस्टल साइड में दोनों तरफ जो ये पोर्ट हैं, है ना, ये आप देख रहे हो। रेड कलर से मेजर सी पोर्ट है और ब्लू कलर से जो इंटरमीडिएट सी पोर्ट है, माइनर सी पोर्ट्स हैं, उनको दिखाया गया है। ठीक है, ये आप देख लो।
तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वेस्टर्न कोस्टल जो लाइन है हमारी, उस पे जो हमारे मेजर सी पोर्ट्स हैं उनको, और शुरुआत करेंगे कांडला से। कांडला पोर्ट आप देख रहे हो, एकदम गुजरात के तरफ आप चले जाओ और गुजरात में आप देखो कांडला पोर्ट, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो फर्स्ट कांडला है आंसर, कांडला। इट इज़ लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ, ये गल्फ ऑफ कच्छ में है। और इट वॉज द फर्स्ट पोर्ट विच वॉज डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन द कराची पोर्ट वेंट टू पाकिस्तान ड्यू टू पार्टीशन। बच्चों ये पोर्ट बनाया गया था आज़ादी के तुरंत बाद बनाया गया था। क्यों? क्योंकि आज़ादी के समय जब भारत पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, पार्टीशन हुआ, तो कराची पोर्ट जो है बहुत बड़ा पोर्ट था, वो पाकिस्तान में चला गया। और हमें ज़रूरत थी इस पश्चिम की तरफ आसपास में एक बड़े सी पोर्ट की, ताकि मुंबई पोर्ट पर जो लोड है वो कम हो सके। तो इसलिए कांडला पोर्ट डेवलप किया गया। इट वाज डेवलप्ड टू फैसिलिटेट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट। ओके, तो मुंबई, खास तौर से मुंबई पोर्ट पे जो बर्डन है, जो बोझ है, यानी ट्रैफिक है, उसको रिड्यूस करने के लिए कांडला पोर्ट डेवलप किया गया। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड, फिर हम लोग ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं। तो जैसे जैसे साउथ की तरफ आते हैं तो हमको मेजर सी पोर्ट उसके बाद मिलता है मुंबई। तो इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया विद नेचुरल हार्बर। ये एक प्राकृतिक पोर्ट है बच्चों, नेचुरल हार्बर है, और भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है ये, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट थोड़ा सा साउथ आते हैं तो ये आपका गोवा में आता है मार्मागांव। मार्मागांव इट इज़ प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट इन इंडिया। ये बच्चों आयरन ओर एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा पोर्ट है। यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ को। गोवा में है ये। फिर नेक्स्ट और साउथ में आते हैं, डी पॉइंट में न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर ये कर्नाटका में है ना। इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। इट कैटर्स टू एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर फ्रॉम कुंदेरमुख माइंस। और कर्नाटक में जो कुंदेरमुख लोहे की खदानें हैं, वहाँ से जो आयरन ओर है ये यहाँ पर आता है, लाया जाता है न्यू मैंगलोर पे और एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों केरला में कोच्चि। ये एकदम एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, ठीक है, और ये भी एक नेचुरल हार्बर है। ये लैगून के एंट्रेंस पे बना हुआ है, ठीक है। लैगून जो क्या होती है कि बच्चों, एक लैगून इज़ अ टाइप ऑफ लेक, अ सॉल्ट वाटर लेक, एंड अ क्रिएटेड और यू कैन से अ मीटिंग पॉइंट ऑफ अ रिवर विद द सी। जब कोई नदी समुद्र में मिलती है तो एक फनल शेप में एक झील जैसा बनाती है, लेक जैसा, तो उसको लैगून बोलते हैं। तो ये लैगून के एंट्रेंस पे है ये कोच्चि, और नेचुरल हार्बर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये मुझे लगता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और द नेशनलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। हाउ डिड द रिवोल्यूशनरीज स्प्रेड, रिवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारी, स्प्रेड यानी फैलाना, देयर आइडियाज़ यानी अपने विचार, इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स आफ्टर 1815। बहुत सारे जो यूरोप के राज्यों में ख़ास तौर से 1815 के बाद क्रांतिकारियों ने किस तरह से अपने विचारों को फैलाया, तो इसमें हमको आंसर करना है। तो बच्चों 1815 में क्या ऐसा हुआ था? 1815 में बच्चों जो फ्रांस का एक जो आक्रमणकारी था, तानाशाह जिसको बोलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, उसको हराया था ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन वगैरह ने मिल के, फ्रांस वगैरह ने मिल के। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बैठक हुई थी जिसमें ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, ड्यूक मेटरनिच, ड्यूक यानी राजा, ड्यूक राजा को भी ड्यूक बोलते हैं, है ना। तो इन लोगों ने मिल करके बड़ी अलग व्यवस्था बनाई थी, और बहुत सारे कुछ उन्होंने नए तौर तरीके यूरोप में इम्प्लीमेंट किए थे। मोनार्की को रीएस्टेब्लिश किया था, यानी राजतंत्र को। जहाँ जहाँ भी नेपोलियन ने जिन जिन यूरोप के इलाकों को जीता था उनको फ्री करवा कर
फिर वहाँ पर जो पहले नेपोलियन से पहले के कब्जा करने से पहले जो राजतंत्र थे या राज परिवार के लोग थे, उनको फिर से गद्दी पे बैठाया था। इस तरह का किया था इन लोगों ने, है ना। 1815 में वियना में एक समझौता हुआ था जिसको ट्रेटी ऑफ वियना बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बहुत सारे यूरोप के देशों में, खासतौर से इटली वगैरह में क्रांतिकारी थे। उन क्रांतिकारियों ने नेशन की बात की, है ना, नेशनलिज्म और नेशन स्टेट की बात की। नेशन स्टेट यानी अगर कुछ यूरोप में असल में स्थिति ये थी कि यूरोप जो आज का तुम इटली देखते हो, जर्मनी देखते हो वगैरह वगैरह, ये सब देखते हो, ठीक है। ये उस समय ये इटली नाम का कोई देश नहीं होता था, जर्मनी नाम का कोई देश नहीं होता था। मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, ठीक है। ये अलग अलग बहुत, अब जर्मनी ना छोटी कई रियासतों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतें थी प्रिंसली स्टेट से। उसी तरह इटली भी, है ना, इटली भी 4 5 6 भागों में बटा हुआ था। तो क्या हुआ, जो उस समय जो रिवोल्यूशनरी थे या जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवाद की बात करते थे, उनका कहना था कि अगर ये 6-7 स्टेट्स हैं, 6-7 अलग अलग रियासतें हैं, और ये सब के सब यहाँ के जो सामान्य लोग हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, ये इटैलिक लैंग्वेज बोलते हैं, तो क्यों ना मिल करके हम एक इटली नाम का नेशन बना दें। उनका ये कहना था कि ये 4 5 या 6 रियासतें हैं जिनमें अलग अलग राजा, अलग अलग राजघरानों के राजा राज करते हैं। और मज़ेदार बात यह कि उनमें मतलब 6-7 राज्य हैं जिनकी जनता तो इटैलिक लैंग्वेज बोलती है, लेकिन उनमें से एक राजा को छोड़कर बाकी जितनी रियासतों के राजा हैं वो दूसरी दूसरी भाषा बोलने वाले हैं। कोई फ्रेंच बोलने वाला है, कोई जर्मन बोलने वाला राजा है, तो कोई, तो उनका कहना था कि भाई अगर सब लोग इटैलिक, ये 6-7 राज्यों के लोग अगर इटैलिक लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी मेन लैंग्वेज इटैलिक है, तो क्यों ना हम एक इटली नाम का वो बना लें, एक ही राजा के अंडर में रहें, मतलब जो कि इटालियन बेस का हो, इटालियन मूल का हो, है ना। इस तरह की विचार वहाँ के लोगों में आने लगे, ठीक है। नेशन बिल्डिंग का, एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे क्रांतिकारी थे, कई प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो इसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके विचार कैसे फैले। तो इसको देखते हैं बच्चों, ये एक फिगर भी दी हुई है, ठीक है। रिवोल्यूशनरीज इन यूरोप 1815 to 1848। ये 1815 से लेकर 1848 का पीरियड काफ़ी सरगर्मी से भरा हुआ था यूरोप में। ए पॉइंट है, they established many secret societies to train revolutionaries and spread their ideas, है ना। इन क्रांतिकारियों ने बहुत सारे गुप्त संगठन बनाए, सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ताकि वो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दे सकें और अपने विचारों को फैला सकें। बी, दे अपोज, दे यहाँ पर रिवोल्यूशनरीज के लिए यूज किया गया है बच्चों, ठीक है। दे अपोज्ड मोनार्कियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इन क्रांतिकारियों ने राजतंत्र या राजा वाली सरकारों का विरोध किया कि ऐसी सरकार जिसमें राजा राज करता हो, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दैट वर एस्टेब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस, यानी वियना में जो समझौता हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1850 में समझौता हुआ था, उसमें राजतंत्रों को रीएस्टेब्लिश किया गया था, यानी राजाओं को फिर से गद्दी पे बिठाया गया था, जहां पर कि नेपोलियन ने जहां के राजाओं को हटाकर कब्जा किया था, ठीक है। तो इसका विरोध इन क्रांतिकारियों ने किया कि नहीं, मतलब राजतंत्र को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, हम राजा के अंडर में नहीं रहेंगे, हम क्या बोलते हैं, हमारे देश में कुछ लोकतांत्रिक तरीके की सरकार होनी चाहिए। इस तरह की बात वो करने लगे। सी, दे फॉट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड थॉट द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यहाँ बच्चों मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर सी में द नहीं होगा, दे होगा। दे फॉट, है ना, वो इसलिए लड़ रहे थे, किस लिए, लिबर्टी के लिए, यानी स्वायत्तता के लिए, फ्रीडम, आज़ादी के लिए। और उनका विचार था कि एक नेशन स्टेट क्रिएट किया जाए, जिसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। और हमारी आज़ादी का जो संघर्ष है वो इसी पर डिपेंड है कि हम एक नेशन स्टेट बनाएं, एक राष्ट्र का निर्माण करें, ठीक है।
डी है जियोस्पी मैजिनी। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जियोस्पी मैजिनी एक क्रांतिकारी था। उसने क्या किया था? फाउंडेड सीक्रेट सोसाइटीज लाइक यंग इटली एंड यंग यूरोप फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड इटली, है ना। जो इटली 5-6 राज्यों में, छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, उसको एक इटैलिक स्टेट, एक इटैलिक नेशन बनाने के लिए जियोस्पी मैजिनी ने कई जगह सीक्रेट सोसाइटीज यानी गुप्त संगठन बनाए थे क्रांतिकारियों के, जिनमें एक का नाम था यंग इटली, एक का नाम था यंग यूरोप, ठीक है। और इसका ई पॉइंट है, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म ब्रॉट रिवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप। और ये लिबरलिज्म यानी उदारवाद और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, इसकी वजह से यूरोप के कई हिस्सों में क्रांति आई, परिवर्तन आया, ठीक है। और इन परिवर्तनों का फर्क किन प्रांतों में पड़ा, यानी किन रियासतों पे? तो एक तो ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की, और जो तुम्हारा टर्की नहीं बल्कि ये जो ऑटोमन एम्पायर था, ये मेन इसका हेडक्वार्टर तो टर्की में था, लेकिन इसने यूरोप के कई इलाकों पर इसने कब्जा कर रखा था। जैसे यूरोप में ग्रीस जो है, ग्रीस है ना, ग्रीस पर इसने कब्जा कर रखा था ऑटोमन एम्पायर ने। तो ग्रीस के लोगों के मन में इच्छा जगी कि हम आज़ाद हों, है ना, ऑटोमन एम्पायर से हम आज़ाद हों, क्योंकि ऑटोमन जो एम्पायर था वो मुस्लिम रूल्ड था, यानी जो उसका राजा था वो मुस्लिम था, इस्लाम को फॉलो करने वाला था। और ग्रीस अपनी बहुत पुरानी सभ्यता के लिए जाना जाता है, जो कि क्रिश्चियंस थे, ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कि हम आज़ाद होंगे, मतलब हम जो पहले थे, है ना, हमारे पर कोई इस तरह का राज नहीं था। तो एक उनके अंदर एक नेशन स्टेट के प्रति एक भावनाएं आई, नेशनलिज्म की, है ना। उसी तरह आयरलैंड में, उसी तरह पोलैंड में, ठीक है। और उसके बाद इटली और जर्मनी का केस, इटली कैसे एक हुआ, जर्मनी जो कि अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, वो सब मिल करके उन्होंने किस तरह से एक जर्मन नाम का नेशन बनाया, जर्मनी नाम का, ठीक है। तो बच्चों आज हम ये 2-3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आपको और आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे क्वेरी बोल सकते हो, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लगता हो कि डिस्कस किया जाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के आप मुझे बताइए, तो मैं उस हिसाब से आपको वीडियोस दूंगा, लगातार देता रहूँगा, ठीक है बच्चों। लाइक और शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नई नई चीज़ें मिलती रहें। ओके बच्चों, गुड इवनिंग।